वेरिफिकेशन हो रहा था हाँ तो उस समय सर जैसलमेर के एसपी आए हुए थे, रिटायर्ड एसपी थे, उसमें एसपी थे वो, तो सर जब इंटरव्यू देके निकल रहे थे ना, जो थैंक यू बोल के, तो रिकॉर्डिंग सर मुझे बाद में मिला, तो सर लोग आपस में बात कर रहे थे कि हो जाएगा इसका, वो लोग आपस में बोल रहे थे कि हो जाएगा, लग रहा है इसका पर्सनालिटी देख के। हाँ, 2-3 फैक्टर हाँ, बहुत बेहतर है। और सर वो मेरे से सर मेरे पास वो वीडियो क्लिप अभी भी है सर, वो बोल भी रहे थे कि ये कि जब जब इंटरव्यू खत्म हुआ, जब फीडबैक में कि यू आर सन ऑफ आईएएस ऑफिसर, तो हम बोले नहीं सर, माय फादर इज बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन डूइंग हिज बिजनेस इन कहलगांव। तो बोल रहे थे नहीं नहीं, बाय लुकिंग योर पर्सनैलिटी, योर वे ऑफ स्पीकिंग एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू मस्ट बी सन ऑफ आईएएस ऑफिसर। वो नहीं नहीं, हमारे पिताजी बिजनेसमैन है, आईएएस ऑफिसर नहीं है। वो हाँ पूरा होता है। हाँ। खैर, हम चाहेंगे कि जो है ये हम थैंक यू सो मच बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बेहतरीन खुशी की बात है ये। सर। उन्होंने आपको आप जी हम गिरा रहे अच्छा सर, ठीक है। हल्का सा सर। नहीं, हम मुझे खा लें, कोई बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का स्वच्छंद आईएएस परिवार में। स्वच्छंद आईएएस परिवार वही परिवार है जो पहले जियो4 सिविल सर्विसेज हुआ करता था, और आज रुझान जो है परिणाम के रूप में जब सामने आता है, आपका मेहनत जब सफल होता है तो खुशी होती है दोनों ओर। जो भाई का मेहनत है वो सफल हुआ है, और जो बड़े भाई का मेहनत है वो भी सफल हुआ है, तो वो आनंद जो है चेहरे पे दिखने लगता है। तो आज जो ये शुभ घड़ी आई है, इसमें आप इसको दोनों रूप में देख सकते हैं कि एक बड़े भाई का जो गाइडेंस था वो छोटे भाई के काम आया और छोटा भाई सफल हुआ है। दूसरे रूप में देखें तो हाल में हमने एक बैच शुरू किया, एकलव्य बैच, जो हम पहले भी ऐसा करते थे कि जितने भी पार्ट्स थे जीएस के, एसए के, जहां तक मेरी क्षमता होती थी हम कुछ कुछ गाइड करते थे, और उसका लाभ मिलता रहा है। तो एकलव्य के रूप में आज हम देख सकते हैं हमारे साथ राकेश जी है। और राकेश जो हैं, इनको चेहरे से मैंने नहीं देखा था पहले कभी, और जब मुझे पता चला कि राकेश सफल हुए हैं, और हमारे परिवार में इन्होंने, ये ऐसे पर्सन है कि लाइव में इन्होंने लिखा भी, और उस दिन बहुत कॉल आए मुझे। और उसके बाद फिर एक छोटी सी कहानी है जो बता दूं। एक कमरे में दो दोस्त रहते हैं मयूर विहार में, राकेश जी और रौनक जी। दोनों तैयारी करते हैं एक साथ, और मुखर्जी नगर के भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में इनको थोड़ा सुटेबल नहीं लगा, तो उधर कमरा लेके रह रहे थे। दोनों साथ में तैयारी कर रहे, बीपीएससी यूपीएससी दोनों का। और देखिए सिलेक्शन जो है दोनों भाई ने लिया। राकेश जी 40वां रैंक लाए, रौनक जी 69th रैंक लाए, 69th में 69th रैंक लाए। तो यूनिक तरीके का अचीवमेंट है, और उस अचीवमेंट में आज हम स्वागत करने के लिए राकेश जी को यहाँ पे आए हैं राकेश जी हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं अपना बड़े भाई का जो आशीर्वाद है कि एक शुभकामना के रूप में एक कलम और एक शुभकामना पुष्प देना चाहूंगा। और ये इसलिए भी कि कलम पे मेरी बहुत ज्यादा ये रही है कि कलम हम उठाते हैं 6-7 साल की उम्र में, फिर उस कलम पर 12-13 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल तपस्या करते हैं उस कलम के साथ, और उस कलम को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग कलम की पवित्रता बनाए नहीं रखते, वो कलम को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मतलब ईमानदारी होनी चाहिए। तो आज जो है, हम पढ़ाने तो बिल्कुल नहीं आए हैं, और ये भी मत समझिएगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, बस खुशी है, जाहिर करना था। और भाई का प्यार और इनका आदर देख करके भी मुझे लगा कि ये चीज हमको खुद से जाना चाहिए था लाके। तो हम आज आपके सामने हैं, खुल के दिल से जो इनके दिल में बात है। हम लोग ऐसा ही परिवार है कि अपने दिल की बात आप तक पहुंचाते हैं, नो एडिट। तो हम यहाँ पे अपनी बात जो कर चुके कि मेरा बच्चा आज 40 रैंक के साथ है, एक और से मिलवाएंगे उन दोस्त से भी, रौनक जी से भी, जब वो आते हैं दिल्ली तो मिलवाते हैं आपको। जब अपनों के भीड़ से कोई निकल के सामने आता है और वो जब कुछ बताता है, सिलेक्शन के बाद गजब का असर होता है। हम 8वीं 9वीं में थे, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन तब से पापा घर में लेते थे, उसमें एक आता था सफल व्यक्ति का इंटरव्यू। सारे पुराने बुक स्टोर से जाके फाड़ फाड़ के वो इंटरव्यू ले आते थे, उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। तो जब आज कल तक पढ़ते थे, आज सुनना है, तो सुनेंगे आप रौनक जी के ही मुख से। तो आप सुनिए अभी तत्काल इनको कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी को जिया है, और कैसे आज रैंक 69 बीपीएससी में ये सफल होकर आपके सामने है। और हम चाहेंगे कि खुल के जितनी बातें हैं रौनक जी के दिल में, वो सब शेयर करें और आपको मोटिवेट करें, और साथ में अपनी जर्नी किसी को सुनाना बहुत सुख होता है। और पूरी शिद्दत से एकदम आप बताएं अपने भाइयों को, और
स्वागत है हमारे परिवार में, ओके सर। छोटे से परिवार में। ओके सर। जी 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 डॉक्टर। हाँ जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। गला थोड़ा खराब है सर्दी की वजह से। उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। तो मेरी जो पढ़ाई हुई थी क्लास 10 तक की, वो सेंट जोसेफ स्कूल कहलगांव में हुई थी। वहाँ पर मेरा क्लास 10th में 94.33% मार्क्स था। मेरी क्लास 12th की पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड डीपीएस रांची से हुई है। वहाँ मेरा 94.6% मार्क था साइंस स्ट्रीम में। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो महाराजा अग्रसेन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुई है, और वहाँ मेरा स्कोर 8.135 से जीपीए था, और मैं अपने बैच का टॉपर था। ये मेरा बीपीएससी में सेकंड अटेम्प्ट था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट 68 में दिया था, तो उसमें मैं इंटरव्यू दे गया था, और 69th में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया रैंक 40 पे। तो मैं 68 का इंटरव्यू में सर के पैनल में था। सर मेरे पैनल में बैठे हुए थे, तो मैं इंटरव्यू देने जब आया था मुखर्जी नगर, तो मैंने सर को वहां देखा था। और उसके पहले मैं 69th का मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए जो सर ज्योग्राफी का क्लास उसमें लिया करते थे जियो फॉर सिविल सर्विसेज पे, तो वो बेसिकली वो क्लास हिंदी में था, बट मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मैं वो हिंदी में ही सुनता था और उसका नोट्स हिंदी में ही बनाता था, और जहां तक कुछ कुछ टर्म्स थे वो मैं इंग्लिश में नोट कर लिया करता था। तो ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन 69th में थे, जैसे कि मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन था, तो वो सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए थे सर के नोट से ही, क्योंकि मैंने वहीं जैसे फ्री में ही सर का वो लेक्चर पढ़ा हुआ था यूट्यूब पे, तो मैंने वहां से देखा था। और उसके बाद जो सर ने बिहार एग्रीकल्चरल जोन का मैपिंग कराया था, जोन 1 जोन 2 जोन 3 करके, तो वो काफी मेंस में भी हेल्प हुआ, क्योंकि मेंस में भी GS2 में डायरेक्ट वो 38 नंबर में वो एक क्वेश्चन था। तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी काफी सर का मुझे मदद मिला। और सर ने बीच में कुछ ऐसे का भी क्लास लिया था हिंदी मीडियम में ही, तो मैंने 2-3 क्लास वहां से भी देखा था कि ऐसे का बेसिक स्ट्रक्चर राइटिंग कैसे किया आता है। तो थोड़ा बहुत ऐसे में भी सर का मुझे वहां से मदद मिला था, और ये सारा मदद था उस समय सर का जियो फॉर सिविल सर्विस का चैनल था, वहां से हुआ था। स्वच्छंद आईएएस तो अभी हाल में बना है, मैं सर से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ था। तो ये मेरा जर्नी था, और मैं सर से कैसे जुड़ा, ये मेरा पूरा कहानी था। जो 17वीं बीपीएससी का जो पीटी हुआ, आप उसके लिए कुछ इस तरह, मतलब अगर ये एग्जाम कैंसिल होती है और फिर से अगर होती है, जो कि री एग्जाम होने वाला है एक सेंटर का, फिर अगर पूरा भी होता है, तो आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। जैसे कि जो प्रीवियस ईयर है आप उसे कर लें। मैंने 68 में ही वो काम किया था कि जो 1995 से आई थिंक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उसमें बहुत सारे मुझे आ रहे थे, जो नहीं आ रहे थे मैं उसका नोट्स बना लिया था। वो 12-13 पेज का हुआ था, तो मैंने उस नोट्स को रिवाइज किया था। और जो बेसिक बुक्स है जैसे कि एनसीईआरटी है, लक्ष्मीकांत हो गया, तो उस चीज को रिवाइज करें, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ें। तो और साइंस के लिए जो क्लास 6 से लेकर 10 तक की साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, वो करें, तो उससे बेनिफिट हो सकता है। और इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं जो आपने क्लास 6 से 10 तक पढ़ चुकी होगी, लेकिन आप उन्हीं चीजों का नोट्स बनाएं जो कि थोड़ा फैक्चुअल हो, जो कि लगे कि हम भूल रहे हैं, तो उस चीजों का आप नोट्स बना लें, तो काफी कम नोट्स होगा। साइंस का आई थिंक मेरा 22-23 पेज का नोट्स हो गया था, तो उसी को बार बार रिवाइज करते थे। तो इन चीजों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखिए इफेक्टिव रिकॉल में भी आपको मदद मिलेगी। और जहां तक बात रहा मेंस का, तो मेंस का मैं जीएस2 से स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जीएस2 में 156 मार्क्स हैं, जो कि काफी अच्छे मार्क्स है इस बार। तो जो साइंस वाला पोर्शन है, इस बार आप देखे होंगे कि जैसे क्वेश्चन थे कि रोल ऑफ कंप्यूटर इन कोरोना और टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री बिहार के, तो उस सब उन सभी के लिए जैसे कि जो मैगजीन्स आती हैं किसी भी कोचिंग के, इसमें कि दिए रहते हैं वो सब जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, की यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन वुमेन एम्पावरमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट। तो वो सारा आप एक नोट्स बना ले, 2-2 पेज का भी अगर बनाते हैं तो मुश्किल से वो 10-12 पेज या 20 पेज का मैक्सिमम होगा, वो सारा सेक्टर कवर हो जाएगा। तो उससे होगा क्या कि एग्जाम्पल्स वगैरह आप नोट करेंगे, तो अगर किसी और चीजें भी वो अगर पूछ रहा होगा, तो आप उस चीज में कंप्यूटर की जगह उसको रिप्लेस करिए टेक्नोलॉजी से, उसको रिप्लेस कर दीजिए एआई से। अगर किसी चीज का ये पूछ रहा है तो वो टेक्नोलॉजी चेंज करके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस का तो बेसिक यही चीज उसमें है। और उसके बाद जो GS2 में जो सेक्शन है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का, तो उसमें अभी देखा गया है कि बिहार ओरिएंटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो बिहार के ज्योग्राफी है और इकोनॉमी है, उसके लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। और जो इसमें बेसिक इकोनॉमिक सर्वे है जो प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, उस इकोनॉमिक सर्वे का आप नोट्स बना लें। उससे होगा क्या कि आप जो वहां एग्जांपल्स देंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर जोन का इस बार क्वेश्चन था, तो कौन से वहां फूल होते हैं, कौन से फल होते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में अधिक, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बनाना सबसे अधिक कहाँ होता है, लीची कहाँ होता है, तो वो जो सर्वे में आता है कि इस ईयर का कौन सा हाईएस्ट था, आप उसे एग्जाम्पल के रूप में कोट कर पाएंगे। और आज इसका जो
पार्ट 1 है GS2 का, जो पॉलिटी वाला पार्ट है। उसके लिए तो मुझे ख्याल से बेसिक लक्ष्मीकांत जो है प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, थोड़ा उसे इन डेप्थ पढ़ें, थोड़ा प्रोसेस से पढ़ें। तो जैसे कि अमेंडमेंट प्रोसेस था एनालाइज करने के लिए, तो आर्टिकल 368 सभी को पढ़ते हैं, तो उसे आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप वो आराम से कर सकते हैं। और GS2 के लिए मेरा स्पेशल एडवाइस ये रहेगा कि आप एक 12-15 पेज का कॉपी बना लें, और उसमें जो भी मटेरियल मिलते हैं कोचिंग के, किसी भी कोचिंग के XYZ, तो आप उसमें काम करें कि जो भी डाटाज दिए हुए हैं, जैसे कि हर सेक्शन का कुछ ना कुछ डाटा होता है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो गया, ट्रेड के ऊपर हो गया, तो लिटरेसी के ऊपर हो गया, जो भी डाटा दिए हुए हैं उस डाटा को आप नोट कर लीजिए। वो 10 से 12 पेज में आपका सारा डाटा आ जाएगा, और ट्राई कीजिए एग्जाम के 10-15 दिन पहले ही ये नोट आपका खत्म हो जाना चाहिए करके, और लास्ट का 10 दिन में उस डाटा को ही बार बार रिवाइज कीजिए। उसे रिवाइज करने से होगा क्या कि आप जो भी अपने आर्गुमेंट्स आंसर में दे रहे होंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए आप डाटा कोट कर रहे होंगे। तो उससे होता क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर कोट करूं तो ये इस बार तक क्वेश्चन था कि रोल ऑफ नैनोटेक इन हेल्थ, तो इस तरह क्वेश्चन था। तो ठीक है, हम तो बोल सकते हैं कि भाई इसका ड्रग डिलीवरी में काम आता है, लेकिन अगर हम एग्जांपल दे दें कि अगर कोई ऐसा मेडिसिन है, जैसे कि सुपर बग ए बॉमाई करके एक मेडिसिन बनाया था नैनोटेक से डिलीवर करने के लिए, अगर हम इसका एग्जांपल वहां यूज किए थे, तो अगर ये एग्जांपल वहां कोट कर देते हैं कि मतलब रोल ऑफ नैनोटेक इन ड्रग डिलीवरी फॉर एग्जांपल, ये इस साल का इनिशिएटिव है, इस कंट्री का है, तो अगर ये करते हैं तो काफी फिर बेटर हो सकता है उस चीज के लिए कि एग्जाम्पल देने से आपका मार्क्स बढ़ेंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा तो मेरे ख्याल से वो 140s में आपका मार्क्स रह जाएगा, और अगर एग्जाम्पल्स देते हैं तो आई थिंक वो 150s में क्रॉस करेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। 68 BPSC में 141 मार्क्स थे GS2 में, तो नोट्स मेरा सारा वही था, कंटेंट वही था, लेकिन मैंने इस बार एग्जाम्पल के अलग से नोट्स बनाए थे, और जो एग्जाम्पल्स मैंने उसमें डाले तो मेरा 141 से बढ़ के 156 तक पहुंच गया था। तो GS2 में जितना आप डाटा और एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं वो आपके लिए उतना बेटर होगा। और GS2 में बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीटेड भी होता है PYQ से, तो आप एटलीस्ट 5-6 बार का जो मेंस का PYQ है आप उसे देख लें, उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क में नोट्स बना लें, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन उस तरह का आता है तो आप उसे ऊपर नीचे करके कुछ भी हो तोड़ मरोड़ के वहां पर एटलीस्ट एक ढंग का आंसर लिख सकते हैं। जहां तक बात रहा GS1 का, तो GS1 में जो सेक्शन 1 है हिस्ट्री वाला, तो आप उसमें जो पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडाइवल, तो वही काम आता है। जैसे कि इस बार क्वेश्चन था कि केव्स आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया, तो बेसिकली आप जिन्हें प्रीलिम्स में जो पढ़ा होगा बराबर केव्स, लोमास रेसी केव्स, या फिर आपका जो करंट अफेयर्स में था कुछ नॉर्थ ईस्ट का केव, या फिर उड़ीसा वाला केव उदयगिरी केव्स, तो वही सारा केव्स था। तो उसी को बस एक स्ट्रक्चर में आंसर लिखना था, तो जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं तो उसी से मेरे ख्याल से शॉर्ट आंसर तो कवर हो जाएंगे GS1 का पार्ट 1 का। और पार्ट 2 का रहा तो उसमें जो PYQ है, जैसे बिरसा मुंडा रिवॉल्ट हो गया, संथाल अपराइजिंग हो गया, तो वो हर साल रिपीट हुआ है, तो उस पर आप एटलीस्ट ट्राई करें। अगर उसे बार बार प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं लिखने का तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार लिख लें, लेकिन ट्राई करें कि आपकी वो फिंगर टिप्स पे आंसर याद होना चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चंस वहां दिखता है तो आप बिना 5 सेकंड भी सोचे सीधा उसका आपका इंट्रो याद हो, बॉडी याद हो, कंक्लूजन याद हो, आप लिखें, ताकि आपका जो 2-3 मिनट 3-4 मिनट बचने वाला है वो आप उसे सेव करें और अपने DI में लगा सकते हैं उसे। और जो पार्ट 2 है उसका इंटरनेशनल रिलेशन वाला और करंट अफेयर्स का, उसके लिए फिर वही आता है कि जो भी ईयरली मैगजीन्स आते हैं करंट अफेयर्स के, बेसिकली जो ईयरली मैगजीन सब जगह के होते हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, और जो उसका नोट्स बना ले। सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि लगता है कि G20 इंपॉर्टेंट था, और जो भी कोई सबमिट्स हुआ है AI का वो सब इंपॉर्टेंट है, तो वो आप हाईलाइटेड जो टॉपिक्स है उसका नोट्स बना के उसे प्रिपेयर करके अच्छे से कर सकते हैं, तो पार्ट 2 भी उससे कवर हो जाएगा। और जहां तक बात रहा DI का, तो DI का मतलब उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, बेसिकली सिंपल होता है कि बस ऐड करना है, सेपरेट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि क्लास 6 का मैथ बनाइए, जाके 7 का मैथ बनाइए, 8 का मैथ बनाइए, मेरे ख्याल से इसका जरूरत नहीं है। मैंने क्लास 10th में ही मैथ छोड़ दिया था, मेरा 12th में बायोलॉजी वाला स्ट्रीम था, तो मैंने 10th के बाद कभी मैथ बनाया नहीं, तो मैं डायरेक्ट मैंने BPSC के लिए ही स्टैट के लिए मैथ उठाया था। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप प्रीवियस ईयर उठाएं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके जो वर्डिंग्स हैं उस वर्डिंग को पकड़े, वो पूछना क्या चाह रहा है उस वर्डिंग को पकड़े, उसमें कुछ नहीं करना होता है। 5 तरह का डाटा दिया हुआ है, उसको 5 को कभी 2 से मैनेज करना है, कभी 3 को मैनेज करना है, कभी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह का कुछ होता है। तो वो तो सिंपल आप क्लास 1-2 में सीखे ही हैं, 1-2 3 में, तो आप वो आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टैट के लिए PYQ प्रैक्टिस कर लें 5-6 साल का, वो अगर सही हो जाता है तो कोई और बुक ले लें मार्केट से जो कि DI प्रैक्टिस कराता हो, नॉर्मल DI जो होता है उसे प्रैक्टिस करें। तो मेरे ख्याल से 2-3 DI स्टार्टिंग में गलत हो सकता है,
वो गलत नहीं होगा कि आपका मल्टीप्लिकेशन में एरर हो जा रहा है या एडिशन में हो रहा है। वो गलत होगा आपका जो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा जटिल लैंग्वेज होता है। बस वो आप डिकोड करने सीखिए। वो एक बार डिकोड कर गए, फिर सिंपल मैथ, जोड़ घटाओ, इनफैक्ट की रेशियो निकालना है तो वो बहुत कम जगह निकालना होता है। बेसिकली वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड ही होता है जो आपने क्लास 1 में पढ़ा हुआ है। तो वही होता है, बस क्वेश्चंस का जो वर्डिंग है उस पर ध्यान देने का है। आप वो करते हैं तो आपका GS1 का काम हो जाएगा। मैंने GS2 का बता दिया, और बात रहा ऐसे का। तो ऐसे का सबसे बेस्ट तरीका है कि बहुत लोग करते हैं क्या है, कोटेशन याद करते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा बल्कि हो जाता है वो, कि आप जो मान लीजिए 100 कोटेशन याद किए हैं, अगर ये टॉपिक उसके बाहर का आ गया तो 100 कोटेशन शायद वो फिर काम ना आए उस दिन याद किया हुआ। तो मेरा मानना ये है कि आप स्टोरी वगैरह जो होता है, कुछ एनेक्डोट वगैरह, वो आप फ्रेम करें। स्टोरी सच है तो आप सच कोट कर दें। अगर झूठी स्टोरी बना रहे हैं तो राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी लेके इस तरह आप उस स्टोरी को फ्रेम कर सकते हैं। उसको बाद में एंडिंग में भी उस स्टोरी को करेक्ट कर सकते हैं। तो वो बेटर तरीका है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज को टैकल कर सकते हैं। और अगर आप कोट याद कर लेते हैं, अगर वो कोट उस समय हिट नहीं किया, एग्जैक्टली याद नहीं आया मेंस में, ऐसे में, तो फिर आपका वो स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं तो मेरे लिए बेटर होगा। और फिर आप जो भी ऐसे लिखे, ट्राई करेंगे उसको डिवाइड कर दे, जैसे कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक वे फॉरवर्ड क्या होता है ऐसे में, उस चीज को देने का ट्राई करें। और जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एग्जांपल्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ देखते होंगे न्यूज में, तो ट्राई करें कि ऐसे के लिए भी एटलीस्ट 100-150 एग्जांपल्स, बढ़िया बढ़िया पर्सनैलिटी का, कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ बुरे काम हुए हैं, सभी का तैयार कर ले। मुश्किल से वो 15-16 पेज में 100 एग्जांपल्स आ जाएगा। जैसे नेल्सन मंडेला की कोई स्टोरी हो गई, महात्मा गांधी की कोई स्टोरी हो गई, सुधा मूर्ति जी की कोई स्टोरी हो गई, या फिर किसी भी की भी कोई स्टोरी है, तो आप उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। हार्डली मेरे ख्याल से वो 100 एग्जाम्पल्स होगा, 5-5 6-6 लाइन के एग्जाम्पल्स होगा स्टोरी का, छोटा छोटा। वो आपका 15-16 मेरे ख्याल से मैक्सिमम 30 पेजेस में हो जाएगा। वो आप काम अभी अभी कर लेते हैं। तो यही वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि 100-150 एग्जाम्पल्स रहेंगे, जिसे आप अपने ऐसे में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टोरी को थोड़ा चेंज करके, कैरेक्टर को चेंज करके, थोड़ा कहानी को ऊपर नीचे करके उसमें फिट कर सकते हैं। इसका कोई मतलब ऐसा कोई होलिस्टिक फ्रेमवर्क नहीं है कि जो पढ़ के गए हैं वही वहां लिखना है। अगर आपको कहानी याद रहेगा, एग्जाम्पल्स याद रहेंगे ऐसे में, तो आप उस एग्जाम्पल्स को उस अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी उस कहानी को आप अपने मन से बना सकते हैं और वहां डाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे में, मुझे यही लगता है। इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। अगर एक बार आप वो 100-150 कहानी, समय लगेगा 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, आप वो कहानी अगर एक बार ऊपर कर लेते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं, और याद भी नहीं करना है, वो कहानी को 2-3 बार पढ़ लीजिए, और बाकी 3-4 ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर मैक्सिमम 10 ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, और ट्राई कीजिए 10 ऐसे में उस कहानी को कहीं ना कहीं फिट करने का, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो सबसे आसान काम ऐसे का ही हो जाएगा आपका। तो आप बेसिकली GS1 GS2 फोकस कर पाएंगे पूरा। और रहा बात ऐसे का, तो एग्जाम के एक दिन पहले कहानी को रिवाइज कर लिए, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो काफी अच्छे मार्क्स आपको ऐसे भी वहां से फेच हो सकते हैं। तो ये मेरा था स्ट्रेटेजी GS1 GS2 और GS3 का। जहां तक बात रहा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू के लिए जैसे ही आपका मेंस खत्म होता है तो 2-3 महीने वेट कर लीजिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है। जब रिजल्ट आने वाला हो तो आप सबसे बेस्ट ये रहेगा कि इंडियन एक्सप्रेस का अखबार आता है, उसमें द एक्सप्लेन सेक्शन करके आता है। तो उसमें जो भी मुद्दे चल रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरव्यू अक्टूबर में है तो आप उसको अगस्त से फॉलो कीजिए, जुलाई से फॉलो कीजिए। आप रेगुलरली उसके एटलीस्ट वो वाला जो पार्ट है एक्सप्लेन वाला, वो पढ़ते रहिए। क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वो भी आपका जो है वहीं से पूछा जाता है। जैसे कि मुझसे पूछा गया ईवीएम के बारे में, कि हरियाणा इलेक्शन में जो ईवीएम कंट्रोवर्सी हुआ था बैटरी को लेके क्या था, तो मुझे एक दिन वो दिखा था आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस वाले सेक्शन में, कि क्या कंट्रोवर्सी था, उसको पूरा एक्सप्लेन किए हुए थे। वन नेशन वन इलेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो लगातार वो 4-5 दिन तक वन नेशन वन इलेक्शन का ही आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, द एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल्स के साथ। तो मैंने वहां से वो पढ़ा हुआ था। तो बेसिकली अगर आप वो कवर करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस को, तो आपका थॉट बहुत डेवलप होगा, आर्गुमेंट्स देने के लिए मिलेंगे। और जब भी आंसर कीजिए इंटरव्यू में, तो एकदम बाइश नहीं होना है, ना तो हाँ भी नहीं बोलना है, ना भी नहीं बोलना है, बीच में रहना है। जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन का कहना है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पर। तो मैंने कहा कि सर जो भी करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट और पीस है सर, थोड़ा फ्रेजाइल है। जब तक ये सर इंप्रूव नहीं हो जाता है, इसे हम लोग यूटी रहने देते हैं। जैसे ही सर ये एक लेवल तक पहुंच जाए डेवलपमेंट और पीस, हम लोग सर राज्य की तरफ इसको बढ़ सकते हैं दर्जा देने का। तो मैंने इस तरह जवाब दिया था। तो मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे, 85 नंबर थे मेरे इंटरव्यू में। तो हाँ भी नहीं बोलना है कि हाँ सर नहीं देते हैं, सर नहीं देते हैं, ठीक है देंगे सर, अभी सर देखते हैं क्या होना है, तो डेवलपमेंट हो फिर हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा इस तरह कुछ जवाब था। तो इस तरह का ही फ्रेम करना है। ये सारा मैंने वहीं से सीखा था, मतलब इंडियन एक्सप्रेस से ही, जो उसका लास्ट कंक्लूजन वाला पार्ट होता है किसी भी आर्टिकल का, उसका एक वे हेड क्या होना चाहिए,
तो आप वो कर सकते हैं। तो आप काफ़ी बेटर होगा वो इंडियन एक्सप्रेस से। हाँ, अगर इंडियन एक्सप्रेस आप हिंदी मीडियम के वो नहीं कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम में जो भी अखबार आते हैं तो उसके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको एटलीस्ट इंटरव्यू के 2 महीने पहले वो सारा एडिटोरियल्स वगैरह जो पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली एडिटोरियल्स में आपका बहुत जगह बाइट होता है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में क्या है वो एक्सप्लेन रहता है, मतलब पूरा वो थ्योरेटिकल रहता है और लास्ट में ओपिनियन रहता है। तो आप वहां से करके आप उसे काफी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो आप वो करेंगे तो आपको काफी बेहतरीन इंटरव्यू में मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। 68 में मेरे 76 मार्क्स थे, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस नहीं किया था। जो प्री मेंस का नॉलेज था मैं उसी पे इंटरव्यू देके आ गया, तो नंबर अच्छे नहीं मिले थे। लेकिन इस बार मैं जब इस प्रोसेस से गुजरा तो मुझे समझ में आया कि कितना ये क्रूशियल है, जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह मेरा डेवलप हुआ है। उसके बाद इस बार जब मैं इंटरव्यू दे के आया था तो मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ गया था, पीयूष नाम था उसका। तो मेरा तो 21 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पहला बच्चा मैं ही था इंटरव्यू देने वाला। तो मेरा 10:30 में शुरू हुआ, मेरा 10:50 में इंटरव्यू खत्म हो गया, सुबह शुरू हुआ। जब मैं निकला वहां से तो पूरा हंसते हुए निकल रहा था। तो मेरा फ्रेंड था पीयूष, तो मुझे बोल भी रहा है कि टॉप 10 तो नहीं कह सकते, लेकिन टॉप 50 में तुम्हारा होगा, तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है। तुम झूठ बोल सकते हो, क्या बोला नहीं बोला, क्या जवाब दिए, लेकिन जो चेहरे पे खुशी है वो बता रहा है कि टॉप 50 में आने वाले हो। तो वो मुझे उसी दिन बोल दिया था जब इंटरव्यू दे के निकला था। तो मैंने कहा ठीक है, क्या पता टॉप 10 में भी आ जाए, देखते हैं। लेकिन टॉप 10 तो नहीं हो सका, लेकिन टॉप 50 में रैंक 40 रहा, तो वो चीज मेरा था। और जिस दिन मेरा मेंस का रिजल्ट आ रहा था तो मैंने मम्मी को बोला भी था कि देखना मम्मी, अगर होगा तो पहले पेज में ही होगा, वरना फिर इस बार नहीं होगा। क्योंकि मैं क्वालिटी आंसर लिख के आया था, अगर पसंद आएगा तो खूब पसंद आएगा जानवर को, वरना एकदम पसंद नहीं आएगा। तो वो काट ही देगा, फिर वो नंबर ही नहीं देगा। अगर देगा तो अच्छा नंबर देगा और हम टॉप 50 में आने वाले हैं। तो मैंने सारे फ्रेंड्स को भी यही बोला था कि चेक करना होगा तो फर्स्ट पेज में ही करना, वरना देखना अगर उसमें नहीं हुआ तो नहीं होगा। और ऊपर वाले का कृपा रहा कि फर्स्ट पेज में ही था रैंक 40। तो और मैंने सबको बोल रखा था कि फर्स्ट पेज चेक करना, और मैं खुद चेक कर रहा था लास्ट पेज से। और मैं 3 बार रिजल्ट चेक किया पीछे से। तो मैं सेकंड पेज पे गया, बोला लगता है फिर नहीं हुआ। मैंने पीडीएफ क्लोज किया, फिर ओपन किया, फिर एक बार मैनुअली चेक किया सेकंड पेज तक, फिर नहीं देखा। तीसरे मेरा फ्रेंड बोलता है फर्स्ट पेज चेक करो। तो मैंने बोला कि यार फर्स्ट पेज में थोड़ी होगा इतना, मतलब उससे काफी डाउन हो गया था, नर्वस। मैं सबको बोल के था फर्स्ट पेज चेक करना, लेकिन मैं खुद नर्वसनेस था कि मतलब फर्स्ट पेज तो नहीं होगा। वो बोल रहा है भाई फर्स्ट पेज चेक करो, मैंने बोला नहीं होगा। उसने बोल रहा है इसीलिए बोल रहे चेक करो। तो फिर मैंने जब जैसे फर्स्ट पेज स्क्रॉल किया तो ऊपर में नाम था राकेश कुमार, तो वो देख के अच्छा लगा काफी। हाँ, तो आप लोग भी मेहनत करें, 70 में काफी अच्छे पोस्ट है, आप लोग भी सिलेक्शन लें। और आशा उम्मीद करते हैं कि आप इस सर के पास आए और सभी को मोटिवेट कर सके, ताकि आप लोग बिहार के लिए काम कर सके और बिहार भी आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। अच्छा है, आप भी लीजिए भी। मैं लीजिए, अरे ये बच्चा का बहुत मेहनत है मेरे पे। बढ़िया।